बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रजा। हर गुजरता दिन सियासी तलखियों को बढ़ावा दे रहा है। बज़ाहिर सियासत में कोई आगे बढ़ रहा है और किसी को पीछे धकेला जा रहा है, लेकिन इस सारी सूरत में सियासी कशमकश में नुकसान मुल्क और कौम का हो रहा है। अवाम पूछते हैं कि क्या इस कशमकश से उन्हें क्या हासिल होगा, मुल्क और कौम को क्या मिलेगा। इस सब पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रुकने कौमी असम्बली कादिर खान मंदोखेल साहब और बैरिस्टर साद रसूल साहब। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मंदोखेल साहब, आपसे स्टार्ट करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुश्किलात में दरमियानी रास्ता निकाला, मुफाहमत की बात की और आगे बढ़े। मौजूदा सियासी सूरत हाल में आप समझते हैं कि कुछ ताकत के जरिए या पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाकर मुसलसल हम सियासी तौर पर आगे बढ़ सकते हैं? ये बिल्कुल बढ़ सकते हैं। पहली बात तो ये कि मैं अभी रुकन कौमी असम्बली नहीं हूँ, इस वक्त पर खास बैठा हुआ मेरे सीट के ऊपर NA 242 के ऊपर। और दूसरी बात ये कि यकीनन दरमियानी रास्ता 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने हमेशा ऑफर भी किया है PTI को कि आप आइए, आपको गैर मशरूत तौर पे हम सपोर्ट करते। आज अगर PTI का वज़ीर-ए-आज़म होता तो ये दिन को नहीं देखना पड़ता उसको। दूसरी बात ये कि हर जगह पे हर टॉक शो में हम उनको यही चीज कहते हैं कि आप आइए, आप सियासी लोगों के साथ आप मुज़ाकरात कर ले, सियासी लोगों के साथ बातचीत कर ले, क्योंकि आपको जो है ना एम्पायर की उंगलियां जो है ना आप कुछ नहीं दे सकता है इसमें। लेकिन सवाल ये है कि मुसलसल PTI जो है ना वही गाली गलोच वही सिलसिला सा रहा है। माजी में आपने देखा कि महमूद खान चकजी साहब के बारे में क्या उनको आज अपोजिशन लीडर और एहतियात का सरबराह नहीं बना है। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ जो बातें कर रहे थे, तो यही चीज हम करें। हम नून लीग के खिलाफ कर रहे थे, नून लीग हमारे खिलाफ कर रहे थे, बल्कि अभी भी हमारा नोक जोक चलता रहता है, मगर सियासी लोगों के बीच में दरवाजे बंद नहीं होते हैं। लेकिन PTI ने अपने आप को ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया है, मैं नहीं समझता हूँ कि अभी इनकी वापसी होगी। ये एग्जैक्ट वही सूरत हाल है जो 2022 में अल्ताफ हुसैन के साथ हुआ, या उससे पहले का अल्ताफ हुसैन का हुआ था। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अल्ताफ हुसैन ने तो फिर भी एक तकरीर की है, इन्होंने तो कुछ क्या है। हमारा दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान में जहाँ उनके चैनल पे इनकी बहनें आती है और मुख्तलिफ गुफ्तगू करती है, और फिर उसके बाद अगर आप वो देख ले अफगानिस्तान के चैनल पे, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ टॉक शो में मुख्तलिफ सोशल साइट पे, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हर चीज का कोई इंतहा होता है। और मैं नहीं समझता हूँ कि अभी इनके कोई वापसी होगी। और हालांकि पीपल्स पार्टी तो बार बार कहती थी, और अभी भी कल मेरे साथ इनके एक साथ में रहनुमा बैठे हुए थे, तो मैंने यही बात की। उन्होंने कहा पहले आप हमारे जो शाह महमूद कुरैशी है फलां है उनको आप रिहा कर। तो मैंने कहा अभी भी आप शर्तें रख रहे हो। सियासी मुज़ाकरात में शर्तें नहीं होती है, डिमांड जरूर होती है, लेकिन शर्तें नहीं होती है कि आप शर्तें एडवांस में रख ले, ये पूरे कर ले। कुछ शर्तें आपकी कबूल होंगी, कुछ नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल एक कर दे। और इतना अफरा तफरी के बावजूद 9 मई का अगर सानिया आपके सामने रखूं, मैं कहता हूँ हमारा दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान की हिम्मत नहीं हो सकती थी कि हमारे शोधा की यादगारों को जला के हरा कर दे। हमारे पाकिस्तान ने जो 6 जहाज गिराए थे हिंदुस्तान के, मतलब उसके सिंबॉलिक जहाज को जलाया, चागी का सिंबल जो हमारा एक एटमी धमाके का निशान था उसको जला के राह करना, PTV पिशावर जहां पाकिस्तान का ऐलान हुआ था। तो ये सारी चीजें जो ना तो ऐसे कि वो तो नाकाबिले माफी है। लेकिन फिर भी हम यही कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है, लेकिन अब गलती पे गलती तो नहीं होती। तो आप कादिर साहब, अदालतें तो मौजूद हैं, एविडेंस पेश करें, सजाएं दें ऐसे लोगों को। नाहिल हुकूमत है हमारी। जी, एक तो कादिर साहब ये देखिए ना कि अदालतें मौजूद हैं, एविडेंस दीजिए, प्रोसिक्यूशन को तेज कीजिए, सजाएं दीजिए ताकि मंतकी इंजाम तक इस मामले को पहुंचाया जाए। दूसरा, आप देखें माजी में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MKM को खत्म करने की बातें की गई, लेकिन वो जमातें अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल फोर्स बेहतर नहीं है कि डायलॉग के जरिए उसको आगे लेकर चला जाए ताकि मुल्क आगे बढ़ सके? आपको मैंने इतनी लंबी चौड़ी तफसील बताया जी। कि 8 फरवरी से लेके फिर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब के ज्वाइंट सेशन से खिताब है, और फिर मुझ जैसे कारकुनों ने 1000 मरतबा इनको ऑफर किया है कि आइए आप बैठे,
لیکن اس کے باوجود اگر وہ گالی گلوچ اور وہی چور ڈاکو فلانا یہ ساری چیزیں اگر ریپیٹ کریں گے جبکہ خود سوری کے سزا یافتہ میں بیٹھا ہوا ہے جیل میں، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں آصف علی زرداری صاحب نے 12 سال جیل میں گزارے بغیر کسی سزا کے، جیل میں ان کی زبان کاٹی گئی ہے، اور یہ ساری چیزیں تو آپ کے سامنے کی بات ہے، لیکن سوال یہ کہ ابھی بھی ان کا اگر یہی رویہ رہا، ابھی بھی اگر وہ یہی باتیں کر رہے، تو مجھے بتاؤ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ سزا ہونی چاہیے، یقیناً وہ قانون بھی موجود ہے انسداد دہشت گردی کا 88 ایکٹ جو 1997 کا، اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی بھی عدالت جو ہے نا وہ 1 ہفتے کے اندر فیصلہ کرے گی، اور اگر 1 ہفتے کے اندر ایک کیس موو ہوگا، یہاں تو 2.5 سال ہو گئے، لیکن کیا یہ قانون پی ٹی آئی کی وکلا کو نہیں پتا، کیا وہ چیلنج نہیں کر سکتے اس کو؟ میرے خیال میں وہ خود نہیں چاہتے، ان کی جو لوگ ہیں ان کی جو وکلا ہے، اب وہ سلمان اکرم راجہ صاحب دیکھ لیں، کبھی زندگی میں سیاست کا لی بیٹے نہیں پتا، یہ 8 فروری کے الیکشن سے 3 مہینے پہلے تو وہ آیا تھا اور وہ سب سے بڑا سیاست کا چیمپئن بنا ہوا ہے، اور اس طرح جو ہے نا میں خود وکیل ہوں، لیکن میں اس طرح آپ پارٹیوں وکیلوں کے حوالے کر کے، ایک وکیل ہوتا ہے، ایک پریکٹسنگ لائر ہوتا ہے، پریکٹسنگ تو ہم بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے ایسے ایک غیر سیاسی لوگوں کو پارٹی حوالے کر کے تو اشر تو یہی ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے مجھے بیرسٹر صاحب سے بھی سوال پوچھنا دیجیے گا۔ بیرسٹر صاحب، وفاقی وزراء پہلے کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بات نہیں ہوگی، مذاکرات کے دروازے بند ہو چکے، لیکن اب وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو ترک کر دیا جائے، ان کے نظریے کو، ان کے بیانیوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو پھر بات چیت شروع ہو سکتی ہے، تو کیا مائنس عمران خان گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کو قبول ہوگی یہ جماعت؟ دیکھیے 2-3 باتیں۔ سب سے پہلے منوخیل صاحب نے بات کی، تو میں گزارش کروں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب، ان سے 100 اختلاف، سلمان راجہ صاحب نے نون لیگ کے بھی کیسز کیے ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی کیسز کیے ہیں، پی ٹی آئی کے کیسز کیے ہیں، آج وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں، ان سے 100 اختلاف ہو سکتا ہے چیزوں کے اوپر، لیکن وہ بہت اچھے وکیل ہیں، آپ نے ان کی گفتگو بھی سن لی، وہ بہت اچھے گفتگو کرنے والے ہیں، اور اگر سیاست میں کچھ امید ہے پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کہ کچھ لوگ اس میں کچھ بہتری لائیں گے، تو اسی طرح کے پڑھے لکھے لوگ کچھ بہتری لائیں گے، میرے خیال ہے کہ اس طرح کی بات غیر مناسب ہے۔ دوسری بات منوخیل صاحب نے بالکل درست کی کہ اے ٹی سی کے قانون میں فار ایگزامپل لکھا ہوا ہے ہفتے میں ٹرائل ہوگا، 2.5 سال سے نہیں ہوا، بات بالکل ٹھیک ہے، آپ حکومت ہیں، آپ اس کو ٹھیک کریں، بلکہ منوخیل صاحب اس بات کو ڈینائی نہیں کریں گے کہ 1994 میں کرمنل لاء کے کیسز، یہ جو ہمارے اینٹی منی لانڈرنگ اور نیب کے لاز کے کیسز ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ 30 دن کے اندر ٹرائل مکمل ہوگا۔ 1994 میں کوٹیکنا کی ایف آئی آر ہوئی تھی آصف علی زرداری صاحب پہ، سن 2019 میں چارج فریم ہوا تھا، 1994 کی ایف آئی آر تھی، اس میں 2019 میں چارج فریم ہوا تھا، فاروق نائک صاحب گئے تھے، سب لوگوں نے اس کو کور کیا، تو اس کرمنل لاء سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے، وہ چیز جو 30 دن میں ہونی چاہیے تھی، اگر وہ 25 سال نہیں ہوگی، بالکل منوخیل صاحب نے ٹھیک کہا، زرداری صاحب کے خلاف کیسز کے اندر فار ایگزامپل، یا عمران خان صاحب کے کیسز کے اندر ہفتے کا کام 2.5 سال میں نہیں ہوگا، یا نواز شریف صاحب کے کیسز کے اندر اس طرح کی کیسز جو منی لانڈرنگ وغیرہ کے ریلیٹ کرتے ہیں، ان کے جلدی فیصلے کروائیں، یہ تو بات بالکل درست ہے، لیکن آپ حکومت میں آپ کروائیں نا، پروسیکیوشن بھی آپ کی ہے، آپ قانون سازی کر سکتے ہیں، آپ 7 دن کو 3 دن کر سکتے ہیں، آپ اس کے پروسیجرز کے اندر بہتری لا سکتے ہیں، آپ ایڈجرنمنٹس کے اوپر سزا ججز کے خلاف چیزیں کر سکتے ہیں، آپ حکومت ہیں، آپ قانون سازی کر کے کر دیں۔ یہ تو کوئی اپوزیشن میں بیٹھا ہوا بندہ بات کرے گا نا کہ دیکھیں جی کیسز اتنی دیر سے زیر التوا چل نہیں رہے، آپ تو قانون سازی کر کے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور ساروں کی کیجئے گا۔ عمران خان صاحب کا ہفتے کا کیس 2.5 سال میں نہیں ہوا، زرداری صاحب کا مہینے کا کیس 25 سال میں نہیں ہوا، نواز شریف صاحب کی اسی طرح کی کیسز پینڈنگ ہے، یہ سب کے لیے کیجئے گا، بڑی اچھی بات ہے، پاکستان میں اس طرح کی قانون سازی ہونی چاہیے۔ آخری جو آپ نے سیاسی بات کی کہ کیا عمران خان صاحب کو مائنس کر کے پی ٹی آئی سے بات ہو سکتی ہے، تو میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں منوخیل صاحب سے کہ پاکستان میں جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 20 کروڑ ہیں، 2 ہیں، جتنے بھی ہیں، کیا آپ مجھے بتائیے، اور منوخیل صاحب بھی اس بات کو اگری کریں گے، کیا وہ سلمان راجہ صاحب کے سپورٹرز ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ علی امین گنڈاپور کے سپورٹرز ہیں؟ نہیں۔ کیا سہیل آفریدی کے وہ سپورٹرز ہیں؟ نہیں۔ اگر سہیل آفریدی یا علی امین گنڈاپور یا سلمان راجہ یا بیرسٹر گوہر اگر پی ٹی آئی سے نون لیگ یا پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے تو پی ٹی آئی کا سارا سپورٹر ان کے ساتھ چلا جائے گا، وہ بھی سارے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، ایک بندے کے اوپر وہ سپورٹ محیط ہے،
बाकी लीडरशिप भी उस बंदे से सपोर्ट ड्रॉ कर रही है, उसका नाम इमरान खान है। जो लोग भी, मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा है बहुत कम है, अगर 2 हैं या 20 करोड़ हैं 25 में से, वो जितने भी हैं वो इमरान खान साहब के सपोर्टर्स हैं। अगर आपका ख्याल है कि आप इमरान खान साहब को अलहदा करके उन लोगों की वोट की सपोर्ट बाकी पीटीआई को दे सकते हैं, तो जहां पे गैलप और दीगर लोगों के सर्वेस के मुताबिक इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद की पार्टीज हैं उनके 20-25%, 30% से ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है। अगर आप इमरान खान साहब के अलावा सब पीटीआई को भी इंक्लूड कर लेंगे तो 30%, 32% पे चली जाएगी, क्योंकि मेजॉरिटी लोग, अगर पीटीआई मेजॉरिटी है तो मेजॉरिटी लोग इमरान खान के साथ हैं, पार्टी या उसकी दीगर लीडरशिप से इतना फर्क नहीं पड़ता। मंदोखिल साहब, फरमाइएगा कि एक हसास सूबे खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। जिस तरह आप एक मुल्क भर की जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी पूरे मुल्क में फैले हुए हैं। इस तरह की कशमकश से आप समझते हैं कि इदारों और सियासी जमातों के माबैन जो है वो खलीज और नफरत मजीद बढ़ेगी? इसको कैसे कम किया जा सकता है? आप कोई रोल प्ले करें। जरदारी साहब तो मुफाहमत के बादशाह हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह है। आपको मैं 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद खुर्शीद शाह साहब ने इनसे रब्ता किया है कि हम आपको गैर मशरूत तौर पे सपोर्ट करते हैं। जवाब क्या मिला? गाली गलोच। जॉइंट सेशन से आसिफ अली जरदारी साहब ने खिताब करके ऑफर किया है। जवाब क्या मिला? गाली गलोच। और मुख्तलिफ, कम से कम कुछ 100 से ज्यादा मरतबा तो मैंने मुख्तलिफ टॉक शो में इनको ऑफर किए है। जवाब क्या मिला? गाली गलोच। अब आप मुझे बता दो कि ऐसे लोगों के साथ, ऐसी सोच के साथ आप और क्या कर सकते हो? नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि आप मुझे बताओ, 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है। मैं इस वक्त अपने हल्के में बैठा हूँ, बल्दिया टाउन में, जहाँ ये 70% पश्तून आबादी है, जहाँ मुखबर खास मुस्तफा कमाल को इस सीट पे बिठाया गया। मैं ये कहूंगा कि ये लोग यहाँ पे कराची में कम से कम 1.5 करोड़ पश्तून है। ये कराची में 1.5 करोड़ पश्तून है, तो ये बलूचिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा से आए हुए। ये किस लिए? रोजगार के लिए, तालीम के लिए और इलाज के लिए। आज भी खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो वहाँ रहते हैं वो इलाज के लिए, तालीम के लिए और सेहत के लिए वो कराची और सिंध के अस्पतालों में आते हैं या लाहौर भी जाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप मुझे बता दो कि इन लोगों ने 12 साल में कोई बता सकते हैं कोई चीज, कोई ऐसे सिंबल बता सकते हैं? उसमें एक हेल्थ कार्ड बनाया, वो भी ऐसे बनाया कि मेरे हल्के में एक अस्पताल है मुर्शिद अस्पताल के नाम से, जहाँ 300 का टेस्ट होता था वो 3000 उस कार्ड की मद में चार्ज करता है। वो खराती अस्पताल, ट्रस्ट अस्पताल है, मगर हेल्थ कार्ड इस्तेमाल होता है। और मैं पिछले दिनों में गया था तो पता चला आईसीयू में जो है ना उसका एसी था, न पंखा था, न आईसीयू में, बाकी जगह तो छोड़ रही है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो हेल्थ कार्ड का भी इस तरह मिस यूज किया उन्होंने मनपसंद अस्पतालों का या अपने मनपसंद लोगों के अस्पतालों में। आप मुझे बता सकते हैं कि पीपल्स पार्टी में मैं आपको बताऊं कि यहाँ अस्पतालों का एक जाल बिछा है। यहाँ जो दिल के अस्पताल है ये 10 जिलों में, जहां मैं बैठा हूँ इस वक्त मेरे सामने 2 मिनट के फासले पे या SSUD अस्पताल बल्दिया टाउन मौजूद है, जो पूरा बलूचिस्तान को कवर कर रहा है, पूरा आपको डिस्ट्रिक्ट वेस्ट केमाड़ी को कवर रहा है, और ये अंदरूनी सिंध से भी मरीज आते हैं। और इसी तरह सिंध के 10 अजला में अस्पताल मौजूद है। खैरपुर में बेनजीर ट्रामा, बेनजीर वो किडनी से वो क्या कहते हैं ट्रांसप्लांट सेंटर मौजूद है। 14-15 मंजिला बेनजीर ट्रामा सेंटर कराची में मौजूद है। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि अस्पतालों का हेल्थ के निजाम में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त अस्पतालों या SICVD या इन अस्पतालों में 40 अरब रुपए सालाना पीपल्स पार्टी खर्च कर रही है। मेरा अगर आप कोई मिसाल दे सकते हैं? मेरा अगर आप पॉलिटिकल सवाल ले लें, आप ही की गुफ्तगू से आपने कहा कि आपके हल्के में, आप हल्के में मौजूद हैं और आपके हल्के में ही मुस्तफा कमाल साहब को बिठा दिया गया। इसका मतलब है जो 45 और 47 वाली बात है उस पर भी आप आते हैं कि इंतखाबात दुरुस्त नहीं हुए। मैं तो पहले दिन से कहता हूँ कि सुल्तान राजा ने पिक एंड चूज की है। सुल्तान राजा बैठा हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ना उसकी एक्सटेंशन भी है, ना उसकी जगह कोई आ रहा है, और वो जमीनी इंतखाबात भी करा रहे, तो ये गैर कानूनी राय। आप हुकूमत में हैं, आप मुतालबा कीजिए। मेरा जो सर पीटीआई उनकी रिमूवल का मुतालबा क्यों नहीं करती? मैं तो कर रहा हूँ भाई, मेरे एप्लीकेशन यहाँ पे मुस्तफा कमाल के लोगों के बंडल हमने 25 से 30 हजार बंडल मुख्तलिफ टीवी शो में देखा है। आज तक इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर रहा है। मैंने ये सबूत दिया है कि हमारे लड़कों ने छीना है और उनसे
आप इनके फॉरेंसिक करा यानी दें, कि अगर आपका ये mandate जाली भी हुआ तो चोरी मेरे किया खिलाफ गया, एफआईआर दर्ज करो, या अगर इस असली हुआ जी जी, मैं मैंने कहा सवाल आपका आपको बता मैंडेट रहा भी हूं, चोरी किया गया पिक एंड चूज हुआ है इलेक्शन जी, कमीशन कभी पिक एंड मैं चूज आपको हुआ बता है, रहा हूं। दुरुस्त। और उसके बाद यही आप देख रहे हैं मुस्तफा यही रोना कमाल रोती है की और पाकिस्तान गवर्नर तहरीक इंसाफ कामरान भी। टसूरी का वीडियो, जी जी आप कामरान टसूरी का और मुस्तफा कमाल की वीडियो देख लें जी। जो लीक हुई है, वो कह रहे हैं कि भाई हमें वोट नहीं मिला है। तो सवाल ये है कि ऐसी सूरत में आप क्या उम्मीद रखेंगे इलेक्शन कमीशन से? और फिर मुझे हैरत है वफाकी हुकूमत, जहाँ उन्होंने गालबन 40 अरब रुपए का चाइना से फायरवॉल सिस्टम खरीदा और एक इमरान खान के अकाउंट को पता नहीं लगा सकते कौन चला रहे। इवन कि अभी महीने के बाद जो उस्मा बीबी मिली, तब भी जाके आज तक अभी खामोश है कि उस्मा बीबी चला रही है, वो किसी और बंदे के जरिए चला रही है, जो अदारों के सरबराहों के खिलाफ जो ना वो गलीज गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इन सारी सूरत में आपका सवाल का जवाब ये है, हम तो हर तरफ से कोशिश कर चुके हैं कि इनको सिरातुल मुस्तकीम पे लाए। ये हर जगह पे इनके लोग या का नाबुदु या का नस्तईन तो पढ़ते, ये नहीं पढ़ते इहदिना सिरातुल मुस्तकीम। सिरातुल मुस्तकीम अल्लाह ताला उनको रास्ता दिखाए, ये नहीं पढ़ते न ये आते। सवाल ये ऐसे सूरत में आप देख रहे पीटीआई ने अपने आप को बंद गली में खड़ा कर दिए। अब ये देख रहे 26वीं तरमीम में तो फिर भी इनकी जरूरत थी, 27वीं में तो इररिलेवेंट हो गई है। आप मुझे बताओ ये ऐसा ऐसा सुकड़ते ये कहाँ पे रुकेंगे? आप खुद बता ले। 12 करोड़ पंजाब में 12 आदमी इनके नहीं निकलते, 6 करोड़ सूबे सिंध में 6 आदमी नहीं निकलते, 1.5 करोड़ बलूचिस्तान में इनके नहीं निकलते, खैबर पख्तूनख्वा में अगर निकलते हैं तो सरकारी मुलाजमीन होते हैं। आपने प्रैक्टिकली देखा जब उनको इंसदाद दहशतगर्दी से फैसले सजा हुई है तो खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर-ए-आला हाउस में उनको हार फूल पहना है, 10,000 रुपए दिए। इस्लामाबाद में जो पकड़े गए तो सरकारी मशीनरी और सरकारी मुलाजमीन पकड़े गए। ये आपके सामने की सूरत हाल है। सही है। बैरिस्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान के में दो आरा पाई जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खान साहब को ज़रा स्टेप बैक करना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों, और कुछ लोग जो हैं वो इसी तरह जलसे जुलूस शायद आवाम की ताकत के जरिए मैं पहले सिचुएशन को एक हल बात करना पूछना चाहता हूँ। शायद मंदोखिल साहब ने मंदोखिल साहब तो या का नाबुदू से आगे एहदिन सिरातुल मुस्तकीम पे भी की भी उन्होंने बात की। जी सर, क्या आपके ख्याल में इस सिरातुल मुस्तकीम की उस तलाश में क्या आपके ख्याल में सर पंजाब में 6 बंदे भी पीटीआई के, 12 बंदे भी पीटीआई के नहीं है सपोर्ट में, और सिंध में 6 भी नहीं है? मगर निकलते नहीं है, सड़कों पर नहीं आते सर। हैं वैसे असल में उनकी सपोर्ट के लोग हैं लेकिन निकलते नहीं है। क्या सर आपके ख्याल में इसमें मसला है? गलबन आवाज नहीं उन तक पहुंच रही। चलिए आप मेरा वो जो जी, मुझसे सवाल है। जी बैरिस्टर साहब आपसे पूछ रहे थे। जी क्या सवाल है, रिपीट कर ले। मैं सर आपके ख्याल में क्या सर आपके ख्याल में क्या पंजाब में हैं ही 12 बंदे टोटल, 12 बंदे भी नहीं है पीटीआई के, और सिंध में 6 बंदे भी नहीं है, या बहुत सारे हैं निकलते नहीं है किसी रियासत या गवर्नमेंट के जबर की वजह से? आपके ख्याल में क्या बात है सर? नहीं, आप मुझसे सवाल करें क्या बात है, मैं आपसे सवाल करूं क्यों नहीं निकलते हैं? जी सर, सर आपने कहा ना कि 6 नहीं है, 12 नहीं है। वो पीटीआई वाले कहते हैं कि हमारे बहुत बंदे निकलते हैं। सिर्फ ये क्लेम कर रही है कि हमारे 25 करोड़ लोग हमारे साथ हैं। जी तो जी आप बात कीजिए मंदोखिल साहब। ठीक है जी फरमाइए। देखिए, अगर पीटीआई वाले, जहां तक मैं आपकी आवाज कट रही थी, जहां तक मैं समझा, अगर पीटीआई वाले कहते हैं कि अगर पीटीआई वाले ये समझते हैं कि हमें फ्री हैंड दे दे, तो भाई फ्री हैंड जो है ना वो जद्दोजहद में नहीं मिलती है। फ्री हैंड जो आप जब एहतजाज करते हो, जमहूरियत में मिलती है फ्री हैंड या नहीं मिलती? जद्दोजहद तो एक और बात है, जमहूरियत तो है ना सर। जद्दोजहद करते हैं तो आपके लिए कोई रेड कारपेट नहीं बिछाया जाता है, आपके लिए दफा 144 पे लगाया जाता है, आपके लिए पुलिस के डंडे भी तैयार होते हैं। आप वकील भी हैं, आर्टिकल 17 का राइट नहीं है सर प्रोटेस्ट करने का? वो मेरे भाई, अब ये आर्टिकल का सहारा लेते आइन है सर। मैं आर्टिकल का सहारा तो नहीं, आइन का ले रहा हूँ। नहीं ले सकते तो ठीक है, कोई नहीं, आप बता दें सर। वैसे तो आइन में लिखा है। नहीं बिल्कुल। आप सुन ले, देखिए मेरी बात सुनो। जी सियासी वर्कर के लिए कोई आइन का आर्टिकल 17, 16, 15 को मैंने नहीं रखता। अच्छा, वो है ही नहीं, वो आइन से बाहर है सर। सर पे कफन बांधता है फिर। अच्छा सर, अच्छा सुन लेना मेरे भाई, थोड़ा सवाल रह गया। जी आप मुझे आइन पढ़ा रहे, मुझे आइन जो है ना वो उंगली में। नहीं सर, मैं नहीं आपको पढ़ा रहा, हमें तो आता नहीं है। कह रहा हूँ पूछ आपसे रहे।
क्या मैं पूरी जुमला मुकम्मल करूं अगर आपकी इजाजत जी हो? जी जी मैं ये कह रहा हूं कि जो सियासी लोग होते हैं या जद्दोजहद करने वाले होते हैं वो हर जो है ना वो जो रुकावट है वो दूर करते हैं। उनके लिए वो आइन के आर्टिकल 17 पे इंसार नहीं करते हैं। ठीक है उनके सर, लिए रेड मैं- कार्पेट बिछाया जाएगा, उनके लिए पुलिस के डंडे नहीं होंगे, उनके लिए लाउड स्पीकर और जलसे का सर, इंतजाम आपकी- किया जाएगा। सर, आपकी बात दुरुस्त है। निकलना चाहिए सर कारकुन आपकी को इन बात तमाम दुरुस्त है। सख्तियों के बावजूद भी। सर आपकी बात दुरुस्त है। आपने सर बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो जिद्दोजहद होती है उसके अंदर ये आर्टिकल 17 वाली कहानी नहीं होती, उसमें निकलना होता है उसमें निकलना कारकुनान होता है चीजें। लेकिन मैं सवाल जो पूछ रहा हूं सर, क्योंकि आप हुकूमत हैं, मैं आपसे बतौर हुकूमत, सर आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आपसे सवाल, आप इतने मायनाज कानून भी, आप वकील भी हैं, मैंने आपको आर्ग्यू करते सुना है, आप बड़े अच्छे वकील हैं सर, हम आपकी सब इज्जत करते हैं। गुजारिश है सर कि हम एक जमहूरियत में रहते हैं, उस जमहूरियत में एक आइन है। क्या वजह है कि सर अगर ऑपोजिशन के पीटीआई के लोग जब भी कहेंगे कि हम अपने आइन का एक्सरसाइज करेंगे, आर्टिकल 17 का राइट, तो अभी आपने कहा 144 भी लगेगा, डंडे भी पड़ेंगे, क्यों पड़ेंगे सर? एक जमहूरियत में प्रोटेस्ट इसके बगैर, 144 और डंडों के बगैर क्यों नहीं कर सकते वो? ठीक, आपका सवाल जबरदस्त है, बेहतरीन है। शुक्रिया आप सर। थोड़ा सा इस सवाल के आगे भी देख लें। जी सर। आइन के आर्टिकल 17 में या 16 में अगर आपको जलसे जुलूस की इजाजत है तो उससे आगे भी लिखा होता है कानून के दायरे में। आप खैबर पख्तूनख्वा से निकल के आप टीटीपी के मसलक लोगों को लेके आप क्लाशिंकोव लहराते सर उसके ऊपर आपको मुकदमा दायर करेंगे ना, उन पर डंडे तो नहीं मारेंगे, वो मुकदमा दायर करेंगे। सुन ले जी, यार, जी। मुकदमे की कैसे यार, किस मुकदमे की बात करो यार? सर आप मैं कानून, वकील हूं, आप हमें पता है वकील अदालतों में हैं। क्या ड्रामे होते हैं यार, छोड़े इस बात को। हाँ तो सर ड्रामे आप सुन क्यों ले होते बात। हैं? आप हुकूमत हैं, ड्रामे ठीक कर लें, आप हुकूमत हैं। अरे भाई, अबे मेरी बात सुन लो, या तो आप गुफ्तगू करें या मुझे बोलने दें। जी जी आप बात कीजिए। सर हम दोनों आप थोड़ी सी करेंगे ना। 32 साल हो गए इन अदालतों के ड्रामे देखते हुए ना, आप छोड़े अदालतों को। आप मुझे बता दो कि जब आइन के आप सहारा ले रहे हो तो आइन में लिखा हुआ है कि आप कानून के दायरे में करेंगे, फिर मुकदमा किस बात का? अगर आइन में लिखा हुआ है कि आप जो है ना वो आप कानून आप पे नहीं लेंगे, फिर आप मुझे कहेंगे जाके अदालत जाओ। अगर आइन में लिखा हाँ हो जी कि सर, आप क्योंकि अगर पेट्रोल कोई पंप नहीं कानून हाथ में फेंकेंगे, लेगा कि तो आप अदालत ही पेट्रोल जाएंगे ना सर। पेट्रोल पंप नहीं फेंकेंगे। अगर आइन में लिखा हुआ है, अगर आइन में लिखा हुआ है कि आप पाकिस्तान के सालमियत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, तो आप कर रहे हो। तो अगर सर आइन में अदालत लिखा ही हुआ है लेके कि जाएंगे ना, दुश्मन मुकदमा ही फाइल हिंदुस्तान करेंगे ना, से उसको आपको गोली तो मदद नहीं मार मांगेंगे। देंगे। अब आप मुझे कहेंगे जाके मुकदमा करो, अब आप मुझे कहेंगे जाके नहीं, फायर मुझे- काटो। जी, सॉरी काजी साहब, गुजारिश है। सर, आपसे गुजारिश है। उठा के रखा है जो आइन को जो ओहो, सर। तले जो ना रोड डालते हैं। सर, आपको आप सही पता है कह रहे हैं। इसी आइन के तहत जब कासम सूरी ने, सुन ले अब अगला जुमला, जी, जी, इसी जी। आइन के तहत जब कासम सूरी ने असेंबली तोड़ा तो आपकी और मेरे सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया, मैं बैठा हुआ था उस बेंच में भी, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि ये सर अदालत ही लिख गए ना, आइन शिकन है। अब आप मुझे तो बताओ सर फिर मैं अदालत क्या ही करूं गए। मैं? सर सॉरी आपसे सर, देखिए गुजारिश है, साहब का कहना ये है कि हमें माजरत, एक अदालत- सेकंड सर, आपसे कोई हमारी लड़ाई नहीं है, आप हुकूमत हैं, हम तो नातवां लोग हैं, हम तो आपसे लड़ ही नहीं सकते। आपसे एक सवाल है सर, जब आपके बकौल कासिम सूरी ने आइन तोड़ा तो आपने उसको गोली तो नहीं मार दी ना, डंडे तो नहीं मारे, आइन अदालत ही गए ना। अगर कोई शख्स आर्टिकल 19 के खिलाफ तकरीर करता है तो उसे किसी अदालत ही लेके जाएंगे ना, डंडे तो नहीं मारने शुरू कर देंगे। अगर कोई आर्टिकल 17 का प्रोटेस्ट कानून के खिलाफ करता है, आपके ख्याल में वो मुसल्ला है, तो उसके खिलाफ पर्चा ही दर्ज करेंगे ना। ये ये डंडे मारने, ये दीगर चीजें सर, ये कहां से आई सर? चलो आप मुझे लग रहा है सऊदी अरब में बैठे हुए हैं और इस वक्त मक्का मुकरमा में बैठे हुए हैं और सामने अदालत है और हम अदालत का सहारा लेंगे। जब आप खैबर पख्तूनख्वा से निकलेंगे, मसला लोगों को उठाएंगे, आप वहां से डंडे और क्लाशिंकोव और फायरिंग करते हुए आएंगे, तो मैं इधर जाके FIR बनाऊंगा या मैं जी आपकी सर, चीजों को जो ना जी सर, यही आइन या आपको कहता है सर कि आप जाके FIR रोकूंगा। बनाएंगे। या उसकी मैं सर जाके वजह ये अदालत में है, FIR करूंगा। जब आप सॉरी सर, उसकी वजह ये है, जब आपने ब्लू एरिया में आपने बस फिर दरख्तों आगे को आग बढ़ेंगे, लगाया, बस जब आपने मैंने घास दूसरे को आग सेगमेंट की लगाया, तरफ बढ़ना है। आप मुझे बताओ ATM को आग लगाया आपने, मैं सर, जाके मुकदमा ही FIR बनाएंगे ना। आपका इंतजार करूंगा। 9 मई में जो पूरे पाकिस्तान को आपने चलिए, जला सॉरी जला सर, कर 9 दिया मई के भी मैंने मुकदमे ही FIR बने का सर। क्या किया है? सर गुजारिश तो है, जो यादगार थे, आप सर वो तो गुस्सा ना वापस नहीं हो कीजिए, सकते। आपसे कोई लड़ाई नहीं है, गुस्सा नहीं कीजिए सर। आपसे गुजारिश है कि अगर अदालत जाए बगैर
آج حکومت یہ کہہ دے کہ کے پی سے جو لوگ نکل رہے ہیں وہ مسلح ہیں، ہم عدالت نہیں جائیں گے، مقدمہ نہیں دائر کریں گے، ان کو ڈنڈے ماریں گے، تو کل اسی طرح کی ایک بات لوگ پیپلز پارٹی کی جلسے کے بارے میں کریں گے جب آپ سندھ سے نکل رہے ہوں گے، پرسوں اسی طرح کی بات نون لیگ کے جلسے کے بارے میں کریں گے جب وہ پنجاب سے نکل رہے ہوں گے۔ بہتر نہیں سر کہ بہتر نہیں کہ سر آپ ایک قانونی پروسیس فالو، جو آج بھی کسی کے لیے فالو ہو کل آپ کے لیے بھی وہی پروسیس فالو ہوگا پھر۔ جی آپ مکمل کر لیجیے، پھر مجھے کروں گا کہ آپ عدالت نہیں جائیں گے، میں کہتا ہوں عدالت تو جا چکے ہیں، لیکن پولیس کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک مسئلہ دہشت گرد گروپ ہو اپنے آڑ میں پولیس اس کو گرفتار کر سکتی ہے، مار تو نہیں سکتی، لے کے اپنے آڑ میں جو نا وہ چرس اور ہیروئن کے کنٹینر لے کے اپنے آڑ میں گرفتار ہی کر سکتے ہیں نا، مار تو نہیں سکتے۔ کہوں گا کہ اس کو روکے، میں پولیس کو نہیں کہوں گا، میں رینجرز کو نہیں کہوں گا روکیں گے، میں انتظامیہ کو نہیں کروں گا روکے، میں جا کے تھانے میں بیٹھوں گا ایف آئی آر کروں۔ ہاں جی سر، یہی قانون کہتا ہے، آپ ایف آئی آر ہی کاٹیں گے، یہی آئین کہتا ہے۔ ہم سب کو آئین اور قانون کو فالو کرنا ہے۔ قادر صاحب، میں اگلے سیگمنٹ میں جب آؤں گا تو پھر کراچی کی جو سچویشن ہے اس پر بات کریں گے، مجھے اجازت دیجیے گا کہ میں بریک لے لوں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کراچی کی جو سچویشن ہے اس پر بات کریں گے، میرے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں ترقیاتی کاموں کو لے کر ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی نے بہت شور و غل کیا ہوا ہے اور یہ الزام پاکستان پیپلز پارٹی پر دے رہے ہیں۔ مندوخیل صاحب، امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہنا ہے کہ پی پی نے 17 سالہ کرپشن میں شہر کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ آپ نے اپنے ترقیاتی کاموں کے بارے میں بتایا، یہ کیا ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی توپوں کا رخ آپ کی طرف کیے ہوئے ہے؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے محترم، ذرا دوبارہ پلیز۔ جی میں نے کہا مندوخیل صاحب، ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی نے جو ترقیاتی کام ہے کراچی میں ان پر بڑی تنقید کر رہی ہے لوکل گورنمنٹ کو لے کر۔ انہوں نے کہا کہ 17 سالہ دور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے شہر کو بالکل تباہ و برباد کر دیا، بڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ جی دیکھیے، آپ ایم کیو ایم کو لے لے، پیپلز پارٹی کے 17 سال میں آخری 7 سال چھوڑ کے 10 سال میں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی تھے ایم کیو ایم، جہاں بلدیات، وزارت صحت، تعلیم، یہ سارے ان کے پاس جو کی منسٹری تھی وہ تھی، اور اس سے پہلے 30 سال مختلف جمہوری اور غیر جمہوری حکومتوں میں وہ تقریباً 40 سال میں وہ سندھ حکومت میں رہے ایم کیو ایم، اور 40 سال میں اس وقت جہاں میں بیٹھا ہوں اس وقت بلدیہ ٹاؤن میں، اور میرے بالکل سیدھے ہاتھ پہ فٹ بال اسٹیڈیم ہے، وہ ایک پانی کی ٹینکی 2 سال بعد جو ہے نا مصطفیٰ کمال نے اس کی کھدائی شروع کر دی ہے۔ اور پھر اسی طرح جماعت اسلامی کی اگر میں بات کروں، جماعت اسلامی کے 25 کراچی میں ٹاؤن ہے، 25 میں سے 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہے، اور جماعت اسلامی کی ہر ٹاؤن کی اپنا فنڈ ہوتا ہے، ایون کے سوئی گیس کی مد میں 14 ارب روپے مختلف ٹاؤنوں کو مل چکا ہے، روڈ کٹنگ کے مد میں، باقی کی بات فگر میرے پاس نہیں ہے، تو ان کا اپنا سیٹ اپ ہے۔ آپ دیکھ رہے ٹاؤن کا جو ٹیکس کا نظام ہے، ان کی پبلسٹی کا ہے، ان کا ریونیو جو ہے نا وہ خود جنریٹ کرتا ہے، اس میں سے جماعت اسلامی ابھی جو بچے گٹر میں گرا تھا، جو ایک افسوسناک ثانیہ ہوا، جس کا میں نے بھی شرمندگی کا اظہار کیا ہے اور ہمارے میئر کراچی نے بھی اس سے معافی مانگی، مگر وہ ٹاؤن تھا جماعت اسلامی کا، وہ یونین کونسل تھا جماعت اسلامی کا، اور وہ شاپنگ سینٹر جو غالباً 6 سٹور تھا اس کے بالکل سامنے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ میں اس وقت بیٹھا ہوں ڈسٹرکٹ کے ماڑی میں بھی ذمہ دار ہوں، کراچی کا بچہ ذمہ دار ہے، سندھ حکومت ذمہ دار ہے، میئر ذمہ دار ہے، وفاقی حکومت ذمہ دار ہے، اور میڈیا ذمہ دار ہے، تاکہ یہ چیزیں ہائی لائٹ کیوں نہیں کرتے۔ اور ابھی لودھرا میں پرسوں ایک بچہ گٹر میں گھر کے انتقال ہو گیا، میڈیا کی کوئی خبر نہیں آئی، نہیں وہ آئی، اس پہ نہیں دیا اپنا سی ایم پنجاب نے اس کو پیپلز پارٹی کے ساتھ میڈیا کی خاص محبت ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ خاص محبت ہے میڈیا کے، کہ وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اور پھر بھی ہمیشہ پیپلز پارٹی نے میڈیا کا ساتھ دیا ہے، جرنلزم کا ساتھ دیا ہے۔ ہم نے نہ نون لیگ کی طرح نہ پی ٹی آئی کی طرح فیکا آرڈیننس کا سپورٹ نہیں کیا تھا، آپ کے سامنے کی بات ہے۔ جی بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ۔ بیرسٹر صاحب، کراچی میں طاقت کے حصول کے لیے عوام بڑا سفر کر رہے ہیں، وہاں پر کوڑا کرکٹ دیکھ لیجئے، وہاں پر آپ پانی کے پینے کا صاف پانی کو دیکھ لیجئے، سیوریج کا نظام دیکھ لیجئے، تمام جو جماعتیں ہیں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن عوام بیچارے ان مسائل میں پاکستان بننے سے لے کے اب تک الجھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، ابھی مندوخیل صاحب کہہ رہے تھے، ہم تو کیا بات کریں کراچی پہ، ابھی بتا رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی کے پی میں 2013 سے حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی سندھ میں 2008 سے حکومت ہے، اس سے پہلے بھی ہے ایکچولی، تو اگر آپ تھوڑا سا پہلے جائیں بھائی
कराची के अलावा दुरुस्त बात की, कुछ ये हेल्थ केयर यूनिट्स बने हैं जिसमें बहुत सारे लोगों का रोल है, अदीब रिजवी साहब जैसे लोगों का इसमें बड़ा रोल है SIUTs और दीगर यूनिट्स के अंदर, लेकिन जो बेस लाइन गवर्नेंस है, कराची की सड़कें देख लें, आप कंपेयर कर लें, चलें लाहौर इस्लामाबाद से ना करें, मुल्तान फैसलाबाद से कर लें कराची की सड़कों को कंपेयर। आप ये कूड़ा करकट वाली बात, जो पानी टैंकर्स का माफिया है, लोगों को जो पानी मैसर नहीं है, थर के अंदर पिछले साल यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक मेरे ख्याल 182 या 186 बच्चे पानी ना मिलने से जिनकी वफात हो गई। सेवन के अंदर जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो जो क्लोजेस्ट हॉस्पिटल जहां पे उनको जाने की मिला वो हैदराबाद तक जाना पड़ा, उससे पहले कोई दरमियान में कोई जगह नहीं थी। इतनी गवर्नेंस के कमाल है कि अब तो हम सारे पाकिस्तान की तरह मोतरफ ही हो सकते हैं कराची की गवर्नेंस के। क्रिटिसिज्म तो कर नहीं सकते, कुछ वक्त भी ऐसा चल रहा है। मंदोखल साहब, ये बताइएगा कि मुस्तफा कमाल साहब ने एक वार्न किया है, धमकी दिया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निजाम से मुतालिक बिल पर बात ना की तो फिर 18वीं तरमीम भी खत्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। तो क्यों ये हालात इस नैच पर पहुंच रहे हैं? ये जरा मुखबर खास से पूछे कि पीपल्स पार्टी के बगैर 2/3 मेजॉरिटी आपकी कौमी असम्बली और सेनेट में हो सकती है? 74 MNA जब इस सेनेटर हमारे बेटे, पहले तो इस जाहिल आदमी को यह समझा दे, नंबर एक बात। दूसरी बात यह कि आपकी 40 साल सिंध में हुकूमत रही, आज भी वफाकी हुकूमत में है। ये मेरे 100 गज के फासले पे फुटबॉल स्टेडियम है, वहाँ एक पानी की टंकी अभी शुरू की है, 2 साल से वफाकी वजीर है, और पंजाब वफाक ने पता नहीं कितने अरब दिए वो हमें नजर नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आपने कराची की बात की, कराची के डायनामिट बैरिस्टर साहब को कराची के बारे में पता है, बाकी पूरे पाकिस्तान के बारे में नहीं पता उनको। कराची जो है 38% से भी कम एरिया जो ना वो सिंध गवर्नमेंट के पास है, बाकी DHA, एयरफोर्स और नेवी के पास है। खर्चा 100% जो ना वो कर रहा है सिंध हुकूमत। और फिर आप देख रहे कि 4 मंसूबा पिछले 25 साल से इल्तिवा का शिकार है। सिंध हुकूमत अपने हिस्से का पैसे दे चुका है, वफाकी हुकूमत ने नहीं दिए। इस साल भी वापडा ने 40 अरब मांगे थे, वफाकी हुकूमत ने सिर्फ उसको दिए 3 अरब जो तनख्वाह में चले गए या चले जाएंगे। जहां मैं बैठा हूं यहाँ हमने K5 मंसूबा मैंने मंजूर कराया था खुर्शीद शाह साहब की वजारत से। ये मेरा और शहबाज शरीफ साहब का और मुस्तफा कमाल का एरिया है। यहाँ शहबाज शरीफ साहब ने एन टाइम पे धोखा दिया, बोले पैसे नहीं मेरे पास। फिर मैंने बिलावल भुट्टो साहब से यहाँ मेरे बैक साइड पे जो ना हब डैम है वहाँ 12 अरब 72 करोड़ जी का भी इस वक्त मुस्तफा कमाल बना है, ये उसी हब डैम के पानी के लिए बना रहे। तो सवाल ये है कि ये सारी चीजें अगर आप गिन ले, कराची के ऊपर तनकीद तो जरूर की जा सकती है। फिर मैं आपको बताऊं 25 टाउन में से 9 टाउन जमा इस्लामी के पास है, यहाँ DHA है, या एयरफोर्स है, या नेवी है, यहाँ कंटोनमेंट है। आप कराची का अगर एयरपोर्ट से शुरू हो जाओ तो मेट्रोपोल होटल जो कराची का सेंटर है वहां तक कंटोनमेंट का एरिया है। सॉरी सर, गुजारिश है कराची मेरे CDR पे फुटबॉल सर, गुजारिश है उसके 100 गज के बाद जो ना वो नेवल का एरिया है। फिर कराची बचता सॉरी सर, गुजारिश है आपसे, अगर मैं केपीटी समंदर की तरफ देखूं तो वो केपीटी के पास है। सर गुजारिश सुन लें, सर गुजारिश सुन लें। गुजारिश आपसे ये नहीं है कि ये तमाम चीजें पीपल्स पार्टी के पास हैं, कुछ लोग तो शुक्र अदा करते हैं। गुजारिश आपसे ये कि सर सिंध में आपकी हुकूमत है, जो बाकी आप तमाम चीजें KPT कंटोनमेंट बाकी जितनी भी चीजों का आप नाम ले रहे हैं वो सारे वफाकी इदारे हैं और वफाक में भी आपकी हुकूमत है, आप इत्तेहादी हैं। तो लोग अगर आपसे नहीं पूछेंगे कि आपकी कुछ एरिया पे तो डायरेक्ट सिंध की प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, जो वफाकी इदारों के पास कराची का एरिया है वो वफाकी हुकूमत भी आपकी और आपके इत्तेहादियों की है, तो फिर आपसे कैसे ना पूछा जाए ये सवाल कराची पूरे का? देखिए सवाल तो आपका दिलचस्प है, मगर आप भूल गए जब हमने पंजाब सैलाब जरगान में जहां मरियम बीबी ने 25 लाख लोगों को 2 किश्तियों में रेस्क्यू किया और उसके बाद कहा कि हमने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट से उसको पैसे दो 25,000, तो आगे क्या गाली गलोच और क्या धमकियां दी आपके सामने की बात है। वो आप जाने और आपके इत्तेहादी जाने, आप जाने और नून लीग जाने, कराची के लोग तो आपसे पूछ रहे हैं ना। सुन ले, देखिए फिर उसके बाद अगर आप इत्यादि की बात कर रहे हैं तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून का 170 जो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए चाहिए, 169 वोट उनके पास 170 है। अभी उनको पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इत्तेहादी हैं, जरूरत है या नहीं है, आप इत्तेहादी हैं, आप छोड़ दें इत्तेहाद। खबरदार पंजाबी की तरफ किसी ने देखा,
खबरदार पंजाबी की सर, तरफ अगर वो किसी ने नहीं देखा, सही काम वो कर रहे हैं, आप ये छोड़ दें पंजाबी इत्तेहाद। बाप का है, वो भी हमारा है, सिंध भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है, पख्तूनख्वा भी हमारा है, सर, सब आप है। इत्तेहाद लेकिन में ये हैं जो- ना। ये जो नवाज शरीफ ने- वो ये नवाज शरीफ वो के जरदारी पंजाबी साहब के रखा, प्रेसिडेंट हैं, जाग पंजाबी बिलावल जाग का, साहब से वही पूछ के पंजाब नवाज फैसले जो ना होते हैं। कश्मीरी होते हुए जाग पंजाबी जाग आप का जो छोड़ पता दें है इत्तेहाद अगर कर रहे आपकी हैं। बात नहीं आप सुन कह रहे। हैं कि आप मरकज से बात करें, मरकज से क्या बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, मरकज तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। सर, आप छोड़ देना मरकज की हुकूमत फिर। इंडिपेंडेंट अदारे हैं, वो कहाँ से बात करेंगे? दिन आपको बताना चलिए, सर, खुदा का वास्ता, सारे इदारे मरकजी हुकूमत के नीचे हैं, वो कोई इंडिपेंडेंट इदारे नहीं है। केपीटी का चेयरमैन हुकूमत लगाती है, कंटोनमेंट हुकूमत के नीचे। अब दीगर सारे इदारे, जितने भी इदारे आपने गिनाए, वो हुकूमतों के नीचे हैं, कोई पाकिस्तान से बालतर तो नहीं है। आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं। तो कराची की अवाम आपसे उस एरिया का भी पूछती है जिसपे सिंध हुकूमत है। कराची की अवाम कहती है या तो आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा ना हो, आप वफाकी हुकूमत के साथ हैं, वो भी मानते हैं आप इत्तेहादी हैं, आप भी मानते हैं आप इत्तेहादी हैं, आप वोट उनके साथ करते हैं, वो कहते हैं हम चीजें प्रेसिडेंट साहब से पूछ के करते हैं, बिलावल साहब तमाम मीटिंग्स में होते हैं, काबीना में आप या तो छोड़ दें या हुकूमत को जवाब दें कि फिर वफाकी इदारे कैसे काम कर रहे हैं, आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, या छोड़ दें फिर आप। फादर साहब कमेंट कर लीजिए, फिर मैं ब्रेक आपका पे जाना मसला ये है जी, कि आप सवाल अगर आपकी ज़हन में होते हैं तो आप अगले के सर, हमारे तो बड़े मसले हैं सर, इससे पहले जो हम तो आपने बड़े आर्टिकल खराब लोग हैं। 70 ज़हन में रखा हुआ था, जी, जी। आप कोई क्लाशनकोव की बातें सुन नहीं रहे थे, जो मैंने कहा वो दहशतगर्दों के साथ आ रहे थे। तो मैंने आपको पूरा डायनामिक पंजाब का आपके सामने सर, रखा। कराची फिर की मैंने बात पूरा कर रहे हैं, तकरीर पंजाब आपकी किसी ज़हन और का में सुन मसला लेना, है। आप सुन लेना, कराची की आप बात। सुनना भी कर रहे हैं ना, क्योंकि ये प्रॉब्लम सर, हमारे में तो बड़ी खराबियां हैं। चलिए मंदो खैल साहब, मैं मुझे दिमाग में घुसता नहीं है। मुझे इजाजत सवाल दीजिए ये ब्रेक है की। कि ये कानून के जी, ये कंप्लीट मैं कर फिर लीजिए। दोबारा कहूंगा, वफाकी जी। हुकूमत आपके मशवरे से हम न छोड़ेंगे ना आपके जी, मशवरे से बिल्कुल। हम कुछ करेंगे। चलिए, मुझे आपकी आगे तजवीज़ मुझे सारा आगे ठीक है, लेकिन जी, आप जी। अपनी तजवीज़ अपने पास रख लीजिए। जी, मुझे आगे सर, बढ़ने हम तो दीजिए। हम तो नातवा लोग हैं, आपको क्या मशवरा दे सकते हैं सर, हम तो कमजोर लोग हैं। हमने वफाकी हुकूमत को मशवरा दिए तो मरियम बीबी ने गाली गलोच शुरू की है, धमकियां देनी शुरू की है। खबरदार वही अर्ज कर रहे हैं कि वो आपके इत्तेहादी हैं, तो उनसे बात कीजिए, आगे बढ़िए इस तरह। तो फिर चलिए, मुझे इजाजत दीजिए ब्रेक लेने की। जब ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो आम आदमी की बात करेंगे कि मुल्क अगर आगे बढ़ रहा है तो फिर आपको क्यों फायदा नहीं पहुंच रहा। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि पाकिस्तान ने इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। माशी इस्तेहकाम नजर नहीं आता है। एक कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे की रिपोर्ट है, उसमें से हर पाकिस्तानी 5 में से एक शख्स ये कहता है कि पाकिस्तान की माशी जो सूरत है वो बेहतर नहीं है, और ना ही ग्राउंड रियलिटी पे उन्हें कोई रिलीव होता दिखाई दे रहा है। मंदो खैल साहब, ये बताइएगा, मेरा ख्याल है वो उसमें नहीं 14% ने कहा है कि वो खुश हैं या इन्वेस्टमेंट करेंगे, 86% ने शायद 84%, तकरीबन ऐसे ही है। मंदो खैल साहब, माशी तौर पर वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, लेकिन आम आदमी पर इसके असरात दिखाई नहीं देते। पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा होता है तो जो अशिया ज़रूरिया की कीमतें हैं उसमें इजाफा हो जाता है, वो कम नहीं होती। आप ज़ाहिर है हल्के में भी बैठे हैं, आप लोगों में उठते बैठते हैं, मिलते हैं, तो ये अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? क्योंकि अवाम तो बेचारे 2 बरस से रिलीफ को तरस रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि आम आवाम के ऊपर असर नहीं पड़े, लेकिन हर चीज का एक तो वो पीटीआई ने जब हुकूमत छोड़ी थी जी, जी। उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज जो ना 22,000 पे चल रहा था जी। 22,000 जो यूनिट है 100 यूनिट का, आज 1,67,000 से क्रॉस कर लिया जी। तो इसका मतलब ये कि जो फाइनेंसर है वो अपनी फाइनेंसिंग कर रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब जारी बात है इन्वेस्टमेंट का असर एकदम तो नहीं आता है, लेकिन वो दूध जो की प्राइस भी बताइएगा, स्टॉक मार्केट की तो आपने जो बताई, महंगाई का दूध की रेशो क्या है प्राइस थी वो उसको रेशो बता भी कमी में आ गई उसमें इतिहास से। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जो आपको आम जो मार्केट मेरे और आप जैसे लोग जो हम मार्केट जाते हैं या चीजों का नर्क पूछते हैं, वो नर्क जो है ना वो कम नहीं हुए हैं, लेकिन जिस स्पीड से शुरू में बढ़ रहे थे कम से कम रुका उसमें। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जिस तरह वर्ल्ड बैंक ने, जिस तरह IMF ने, या जिस तरह जो इन्वेस्टमेंट हो रही है स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसके जो ना वो आगे जाके उसके असरात आएंगे। और आप देख रहे हैं कि पेट्रोल तो एकदम माजी में महंगा होता था 20-20 रुपए, अब ये कि 2-4 रुपए महंगा होता है या सस्ता होता है। अगर तो आप इजाजत दें तो जी, अगर आप इजाजत दें तो मुझे अवाम से मुतालिक एक सवाल ज़हन में आ गया, और ऐसे तफन्नुन के स्टॉक एक्सचेंज इतने ऊपर जा रही है, आसमान तक पहुंच चुकी है, लेकिन जमीन से उसका राब्ता मुनक़ता हो गया। सर, स्टॉक आम आदमी बेचारा बड़ा यकीन जानी है कि बड़ी कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज तो ऊपर जा रही है, ये दूध की कीमत नीचे आ रही है, देखिए तेल की या बिजली की। मैं आपके सवाल से इत्तेफाक करता हूँ
मैं जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पे तनकीद करता हूँ तो मैं आप वाले सवाल करता हूँ, जी जी मगर रियलिटी ये है कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज में 1,67,000 तक पहुंच की है, तो ये क्या चीज है? जी ये इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है ना। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है तो फिर तो ये जाली है। जाली भी किसी ने नहीं कहा। जो रेल है अगर फाइनेंसर जो है ना या इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये कि मुल्क में जो है ना वो इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो इस चीज से मैं ये कहूंगा, फिर आप IMF की रिपोर्ट भी देख लें। सॉरी सर, इसमें गुजारिश है लास्ट मिनट है, अगर आप मेरा सवाल ले लीजिए लास्ट मैं मिनट सर वक्त इसी में गुजर जाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट हर है। जगह पे हो रही जी, है, जी। रेडियो वाले से लेके सर, खुदा का लेवल वास्ता। तक हो रही है, इस पर कोई शक नहीं है। सर बस कर दें। मुझे इजाजत सर, दीजिए गुजारिश है। बैरिस्टर साहब, एक रिपोर्ट में 89% लोग जो हैं वो घरेलू खरीदारी से गैर मुतमिन हैं। ये मैं नहीं, ये एक रिपोर्ट में को मैं मेंशन वो 11% मेरा ख्याल है कि ये इधर ये जो हमारा Elite class, अशराफिया ये जिसकी जो बात हम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के दोनों हाँ, साइड्स पे मेरा ख्याल है जाहिर है। शायद सर्वे हो। गुजारिश सर से ये है कि ये नहीं कह सकते आपके स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो इन्वेस्टमेंट हो रही है। ये बात दुरुस्त नहीं है। इन्वेस्टमेंट अगर ऊपर हो रही हो, अगर इन्वेस्टमेंट ऊपर जा रही हो तो मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग तो 14% नीचे है। सुन तो कब ये और चले भाई कुछ इन्वेस्ट होगा तो कुछ लगेगा ना। ये कि मैंने आपसे ये ग्लास का ये स्टॉक है, ये हबको का, ये मैंने आपसे 5 रुपए का खरीदा, आपने मेरे से 6 रुपए का खरीद लिया, मैंने आपसे वापस 7 रुपए का खरीद लिया। और इससे इन्वेस्टमेंट कौन सी हो रही है पाकिस्तान के अंदर? इन्वेस्टमेंट तो तब है ना जब नई फैक्ट्री लगेगी। लंबी डिबेट है। बैरिस्टर साद रसूल साहब आपका बहुत शुक्रिया। कादर मंदोखेल साहब आपका बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया इसलिए मुझे इजाजत चाहिए आप दोनों से। पाकिस्तान इस वक्त इतने मुश्किलात में है कि आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम सबको मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है, और वो तभी मुमकिन होगा जब सियासी इस्तेहकाम मुल्क में आएगा, तभी माशी इस्तेहकाम होगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।